गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीचर या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए पेन कॉपी रेडी रखिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि नगर कोझिकोड को किस नाम से जानते हैं? तंजौर के नाम से जानते हैं, त्रिचूर के नाम से, या त्रिशूर के नाम से, या कालीकट के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। कोझिकोड को पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था और यह जो केरल राज्य में स्थित है और यह एक बंदरगाह है। प्रथम पुर्तगाली जो था दोस्त, ये वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर ही 17 मई 1498 को पहुंचा था। और कालीकट के एक राजा था जैमोरिन जो वास्को डी गामा को स्वागत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय गीत जो है उपन्यास लिया गया है, क्या आनंद मठ से लिया गया है, गोदान से लिया गया है, या गोरा या देवदास से? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया। राष्ट्रीय गीत जो है हमारा ये एक उपन्यास है और लिया गया है आनंद मठ से। और यह जो आनंद मठ है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और इस गीत को पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। उस अध्यक्षता की जो उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे ये रहीमतुल्लाह शाह ने किए थे। और राष्ट्रीय गीत की जो समय सीमा है ये 65 सेकंड में पूरा कर लिया जाता है। भारत सरकार जो है इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने से रोका नहीं जा सकता है। और उपन्यास जो गोरा है इसका लेखक जो थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे और उपन्यास गोदान के लेखक प्रेमचंद है। नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए लिख नहीं रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं। आप लोग पेन कॉपी रखिएगा और लिखते जाइएगा। अगर किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको समस्या का समाधान ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं? क्या बी आर अम्बेडकर के जयंती बी आर अम्बेडकर को घाट को हम लोग जानते हैं विजय घाट के नाम से, या इंदिरा गांधी के, या लाल बहादुर शास्त्री के, या राजीव गांधी के? तो विजय घाट के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग जानते हैं। इनका समाधि स्थल विजय घाट था लाल बहादुर शास्त्री का। हम एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को शांतिवन समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई को अभय घाट के, चौधरी चरण सिंह किसान घाट से, और जगजीवन राम समता स्थल से, राजीव गांधी वीर भूमि के नाम से, और राजेंद्र प्रसाद को महाप्रयाण घाट के नाम से, और बी आर अम्बेडकर को चैत्रा भूमि के नाम से, और अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल से। ये इनका समाधि स्थल। नेक्स्ट सवाल है, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा इसलिए लिख नहीं रहे हैं, आप लोग पेन कॉपी रखिएगा और लिखते जाइएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? क्या 1929 में चुने गए थे, 39 में, 49 में, या 59 में? तो पहली बार जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे जवाहरलाल नेहरू 1929 के चुने गए थे और ये प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस किए थे। नेक्स्ट सवाल है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध थी?
क्या दुर्गावती थी, पद्मिनी थी, अहिल्याबाई थी या लक्ष्मीबाई थी? राइट आंसर दीजिए। झांसी की रानी के तौर पर सबसे प्रसिद्ध जो थी ये लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध थी। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम जो था ये मणिकर्णिका था और लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली जो था ये वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ कर दिया गया था और 1853 में डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और अंग्रेज हीरोज ने लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? क्या 1920 में किए थे, 1930 में, 1940 में या 1910 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए और लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलनकारियों ने थाने को जला दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी, जिसे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिए थे। इस समय लॉर्ड रीडिंग जो था 1921 से 26 तक उनका कार्यकाल था। 1922 में गया बिहार में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे ये CR दास किए थे। लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा दोस्त, इसीलिए लिख नहीं रहे हैं। आप लोग पेन कॉपी जरूर रखिए और सभी चीज़ों को लिख लीजिए, कि यही सवाल आपको बिहार SSC और टीचर में देखने को मिलेगा। इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखा को क्या कहते हैं? का आइसो नॉर्मल के नाम से जानते हैं, आइसो बात के नाम से जानते हैं या आइसो बार के नाम से जानते हैं या आइसो हाइट के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसो बार। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखा को आइसो बार कहते हैं। और रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ से जो सवाल आपसे बनेगा कि हिमपात को आइसो निफ के नाम से जानते हैं, समान मेघाच्छंदता जो होता है ये आइसो नेप के नाम से, समान ऊंचाई को कंटूर लाइन के नाम से जानते हैं और समान वर्षा को आइसो हाइट के नाम से जानते हैं और समान सूर्यताप को आइसो हेल के नाम से जानते हैं और समान तापमान को आइसो थर्म के नाम से जानते हैं। इन सभी चीजों को आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? या नेपाल के है, श्रीलंका के है, पाकिस्तान के है या चीन के है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ लगता है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच लगता है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में लगता है। डोरंट रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लगता है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में लगता है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में लगता है। 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में लगता है। और मैग्नीनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में लगता है। इन सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज आप लिखते रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा नेक्स्ट सवाल है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है? क्या नर्मदा के बीच में है, चंबल के बीच या बेतवा या गंगा के बीच में है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, यानी ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा नर्मदा के बीच में स्थित है और यह जो है एक सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है और यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा का ये धूपगढ़ है जो
महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी पूर्वी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। नर्मदा जो है ये अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। इसके पश्चिम की ओर से निकलती है और यह पुरानी चट्टानों से बना हुआ एक पर्वत है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? क्या 885 मीटर है, 8850 मीटर है, आठ 88,500 मीटर है, या 88.5 मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और यह नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि तलचर जो है, तलचर कोयले की खानें कहाँ है? बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, या छत्तीसगढ़ में है? तो जो तलचर है ये उड़ीसा में पड़ता है और यह कोयले के खान है। कोयला खान कहाँ कहाँ और है दोस्त? तो जान लेते हैं कि झारखंड में कोयला के खान है। झारखंड में धनबाद मिलेगा, सिंहभूम में मिलेगा और गिरिडीह में मिलेगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है और आसनसोल, ये भी कोयला के लिए है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में आपको मिलेगा और उड़ीसा के तलचर और देशगढ़ में मिलेगा और असम के लखीमपुर और माकुम में मिलेगा और महाराष्ट्र के चांदा में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां दो सूर्योदय होते हैं? क्या ये ल्यूक है, पृथ्वी, शनि, या केपलर बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर बी। केपलर बी जो था यह पहला ग्रह है जहां पर 2 बार सूर्योदय होता है। केपलर 16b गैस के गुब्बारे की तरह एक आकार में शनि ग्रह के बराबर है। केपलर बी पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर है। सौर मंडल में पहले ग्रहों की जो संख्या थी दोस्त ये 9 थी, लेकिन वर्ष 2006 में चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा की बैठक में प्लूटो ग्रह को श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है, जिसे अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8 हो गई है। सूर्य से अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है, जबकि सबसे दूर ग्रह नेपच्यून हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह जो है बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं मिलती है? जनजाति संथाल जो है किस राज्य में नहीं मिलती है? असम में, झारखंड में, उड़ीसा में, या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में संथाल जनजाति नहीं मिलती है। एक बार हम लोग जनजाति के बारे में पूरा रिपीट कर लेते हैं। संथाल जनजाति जो मिलेगा आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में मिलता है। झारखंड में आपको और कौन कौन सी जनजाति मिलती है? तो मुंडा मिलेगा, हो, ओराव, कोरवा, शूर, भूइया, भूमिज, ये आपको जनजाति जो देखने को मिलेगा ये झारखंड में मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको मोपा, सीपो मिलेगा। आंध्र प्रदेश में आपको खोंड, कोयास, वाल्मीकि मिलेगा। उत्तराखंड में भोटिया, नीति, थारो मिलेगा। सिक्किम में आपको भोटिया और लेप्चा मिलेगा। मिजोरम में आपको लाखर, पाबो, चकमा, लुसाई मिलेगा। मणिपुर में कुमी और मैठी मिलेगा। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया मिलेगा। आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए और इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर लिखिए। आपको एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ मिलता है आपको? केरल में मिलता है, गोवा में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, या पश्चिम बंगाल में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में सबसे विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में देखने को मिलता है और यह चेन्नई में स्थित है। मेरीना बीच, मेरीना बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे लंबी तट रेखा प्रायद्वीप की अगर बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल है
झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? क्या छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है या मध्य प्रदेश है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित बिहार है। बिहार के उत्तर में नेपाल मिलेगा, दक्षिण में झारखंड राज्य मिलता है, पूरब में पश्चिम बंगाल मिलेगा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश मिलेगा। बिहार राज्य जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच बहती है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? नौर है, तूतीकोरिन है, कांडला है या विशाखापट्टनम है? तो सबसे अंदर भूमि के द्वारा घिरा जो पत्तन है ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछेगा तो ये विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा जवाहर नेहरू या नहावा सेवा बंदरगाह मुंबई में है। ज्वारीय बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो कांडला गुजरात में है। अगर चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये प्राचीन बंदरगाह भी इसको बोलते हैं। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है और एक प्राचीन बंदरगाह भी है। केंद्रमुख से लौह यश का ईरान को निर्यात एवं मैंगलोर कर्नाटक बेंगलोर से किया जाता है। एनौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है और तुतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कौन है? क्या 1 है, 2 है, 3 है या 7 है? तो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये 2 है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा अगर आपसे राजमार्ग पूछेगा तो NH 44 हो जाएगा। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के फैला हुआ है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन है तो ये NH 47 हो जाएगा, मात्र 6 किलोमीटर है। NH फर्स्ट में दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी तक जाता है। NH 2 जो होगा ये दिल्ली से कोलकाता जाता है और NH 3 जो है ये आगरा से मुंबई जाता है। NH 4 मुंबई से चेन्नई जाता है। बिहार में NH 31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट सवाल है, केसर केसर जो है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केरल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है या गुजरात है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। पूरे भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में ही केसर का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछा है गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर तो ये पंजाब हो जाएगा प्रथम स्थान पे। अगर सबसे ज्यादा गेहूं पूछा जाए कि किस राज्य में उत्पादन होता है तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है तो केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई का मौसम कब है? क्या मार्च है, सितंबर है, जून है या जनवरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च, ऑप्शन ए। रबी की जो फसल की कटाई करते हैं ये मार्च महीने में करते हैं। रबी फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे रबी फसल में कौन कौन सा आता है तो ये गेहूं आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, जौ, मटर, आलू इत्यादि आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए खरीफ फसल कब बोया जाता है तो आप जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। खरीफ खरीफ फसल में कौन कौन सा अनाज आएगा तो गन्ना आएगा, धान आएगा, तिलहन आएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, ये सभी खरीफ फसल में। अगर आपसे पूछा जाए जायद फसल या गर्मा फसल, यह जो है मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। जैसे इसमें राई आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, जूट, महुआ आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? IISCO हो, VSP है, टिस्को है या DOLVI है? तो बिहार में स्थित है टिस्को, ये अब झारखंड राज्य में है।
टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुआ था और भारत में इस्पात का कारखाना का वास्तविक शुरुआत टिस्को से ही माना जाता है। और अब ये बिहार में नहीं है, अब ये झारखंड में हो गया है। नेक्स्ट सवाल है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में है, मुंबई में है, उत्तर प्रदेश में है या कर्नाटक में है? तो नरौरा जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर कैगा आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो कैगा कर्नाटक में। रावत भाटा आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान में। कल्पाक्कम आपसे पूछा है तो तमिलनाडु में मिलेगा। काकरापार कहाँ है, तो गुजरात में हो जाएगा। कुड्डूकुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, आपको हम बोल दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? क्या लिग्नाइट में होता है, पीट में होता है, बिटुमिनस में होता है या एंथ्रासाइट में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। कोयले में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा आपको एंथ्रासाइट में देखने को मिलता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होता है। अगर लिग्नाइट में आपसे कार्बन की मात्रा पूछा जाए तो ये 60 से 70% होता है। बिटुमिनस में यह 78 से 82% होता है और पीट में 45 से 52% होता है। सबसे निम्न कोटि का अगर कोयला आपसे पूछा जाए तो ये पीट कोयला हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला के भी नाम से जानते हैं। बिटुमिनस कोयला को मुलायम या सॉफ्ट कोयल भी कहा जाता है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? का एलुवियल कहलाता है, काला कहलाता है, लाल या लेटेराइट कहलाता है? तो नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है ये एलुवियल कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एलुवियल जो है उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया जाता है तथा कहीं अत्यंत जमा किया जाता है। वाहन कारकों के आधार पर मिट्टी को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। जलोढ़ निक्षेप, ये बहते हुए पानी के निलंबन से निक्षेप होता है। सरोवरी निक्षेप की अगर बात करें तो ये झीलों के ताजे पानी में निलंबन से निक्षेप है। समुद्री निक्षेप की बात करें तो ये समुद्र के पानी में निलंबन से निक्षेप है। हिमनद निक्षेप की बात करें तो ये बर्फ के संघनन से निक्षेप है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, चीन की संसद क्या कहलाती है? क्या नेशनल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, कांग्रेस कहलाता है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस या डाइट कहलाता है? तो चीन के संसद को हम लोग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी तरह और कई देश का संसद के नाम हम लोग याद करेंगे। जैसे रूस का आपसे पूछा जाता है कोटेस हो जाएगा, जापान का डाइट हो जाएगा, मालदीव का मजलिस हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली हो जाएगा, यूएसए का कांग्रेस हो जाएगा, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा, ईरान का मजलिस हो जाएगा, इटली का सीनेट हो जाएगा, अफगानिस्तान का शोरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर कीजिए और जो बोल रहे हैं वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा जरूर से, आपको एक सवाल भी बाहर इससे नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू जो है ये किस समय तक प्रधानमंत्री थे? 1984 तक थे, 64, 74 या 1954 तक थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये 1964 तक के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू थे और इनका कार्यकाल जो था 1947 से 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री के अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 64 से 66 था और इंदिरा गांधी 66 से 77 पहली बार बनी थी और 1980 से 84 और 84 में उनका मृत्यु हो गया था।
नेक्स्ट सवाल है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6 है, 8, 7 है, 8 है या 9 है? तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या है ये 8 है। भारत में वर्तमान कुल 28 राज्य हैं और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव जो था एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या नंदिनी सतपथी थी, सुचेता कृपलानी थी, मायावती थी या शीला दीक्षित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी जो रहने वाली थी ये उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो ये मायावती थी और ये जो समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी से संबंधित थी। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव किसको है? ये शीला दीक्षित जो थी ये दिल्ली की सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रही थी। नेक्स्ट सवाल है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? कौन व्यक्ति है जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं? तो ये रामविलास पासवान है, शरद पवार है, इंदिरा गांधी है या आचार्य कृपलानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड कायम किए थे और ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से थे और 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में भी वह भाजपा के साथ मिलकर पिता पुत्र दोनों ने जीत हासिल किया था। रामविलास पासवान रेल मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी जो उनका था लोक जनशक्ति पार्टी था और बंगला छाप था इनका। नेक्स्ट सवाल करेंगे, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? क्या राजीव गांधी को कहते हैं, खान अब्दुल गफार खान को कहते हैं, लियाकत अली खान को कहते हैं या राम मनोहर लोहिया को कहते हैं? फ्रंटियर गांधी से हम लोग खान अब्दुल गफार खान को जानते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रमुख व्यक्ति और उनका नाम भी हम लोग जान लेते हैं। अगर पुरुषोत्तम दास टंडन को पूछा जाए आपसे तो ये राजश्री के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को तो ये एस्पेरो के नाम से जाने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के अगर आपसे पूछा जाए तो ये मैकन डेस्टिनी के नाम से जाने जाते हैं। अगर महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पूछा जाए तो मेडन क्वीन के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जानते हैं तो कायदे आजम के नाम से जानते हैं। रविशंकर महाराज को किस नाम से जानते हैं तो ये गुजरात का जनक जाने जाते हैं। चौधरी देवीलाल को किस नाम से जाना जाता था तो ये टॉ के नाम से जाना जाता था। और अगर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आजाद शत्रु या देश रत्न के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट सवाल है, किस वक्त प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था? 1957 में, 1982 में, 1961 में या 1990 में? किस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो ये 1961 में गया था और ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री था जो 1961 में गया था। 1961 में यूरी गागरिन रूस ने प्रथम बार अंतरिक्ष की सैर की थी और चंद्रमा पर प्रथम जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग था जो यूएसए का था और ये 1969 में गया था।
प्रथम अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था, तो ये राकेश शर्मा, और ये गए थे कब, तो 1984 में गया था। अगर पूछा जाए कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला थी जो 1897 में उड़ान भरी थी। नेक्स्ट सवाल है, ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? बसीय अम्ल का है, विटामिन का है, प्रोटीन का है, या डेयरी उत्पाद का है? ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? क्या ये बसीय अम्ल का है, विटामिन का है, प्रोटीन का है, या डेयरी उत्पाद का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 जो है एक बसीय अम्ल है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओमेगा 3 बसीय अम्ल बहु असंतृप्त बसीय अम्ल है। यह अम्ल हृदय के लिए अच्छे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाला होता है। ओमेगा 3 जो है तीन बसीय अम्ल मनुष्य के लिए लाभदायक, 3 प्रकार के ओमेगा 3 जो है ये बसीय अम्ल मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। पहला होता है अल्फा लाइनोलेनिक अम्ल होता है, दूसरा होता है एकोसेपेंटाइनोइक अम्ल होता है, और तीसरा होता है डोकास हेक्सोनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, निम्न में से कौन सा परमाणु जो है संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? क्या ये डाल्टन था, रदरफोर्ड, बो, या क्यूरी? कौन है जो परमाणु के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक युग में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जॉन डाल्टन हो जाएगा। परमाणु का रदरफोर्ड सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो परमाणु का रदरफोर्ड सिद्धांत, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो होता है ये नाभिक में केंद्रित होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट सवाल करेंगे, किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है? क्या कैल्शियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, या आयरन है? किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है? तो ये पोटेशियम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च बसीय अम्ल कौन सा है, तो पोटेशियम लवण, और यह जो होता है मुलायम साबुन होता है। शीशा सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है। शीशा जो होता है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम और सिलिकेट होता है। नेक्स्ट सवाल, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? क्या कार्बन है, हीलियम है, सोना है, या ऑक्सीजन है? किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो ये कार्बन को हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कार्बन का परमाणु संख्या 12 होता है और कार्बन का 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 वन यूनिट मान लिया जाता है। कार्बन 12 के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान की अगर बात करें तो 12 निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका 3 समस्थानिक होता है। पोटेशियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, और ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन की अगर आपसे पूछेगा खोज किसने किया था, तो हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, या कॉपर का है? तो पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन सा है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, फेल्सपार हो जाएगा। अगर आपसे
आयरन यानी लोहा का अयस्क पूछा जाता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट होगा। कॉपर का अगर आपसे पूछा जाए तो क्यूपराइट, क्यूपराइट हो जाएगा, कॉपर पाइराइट हो जाएगा, कॉपर ग्लांस हो जाएगा। अगर जिंक की आपसे पूछा जाए तो कैलेमाइन, जिंक लेड। अगर कैल्शियम का पूछा जाए तो डोलोमाइट, जिप्सम, सिलिकेट और एस्बेस्टस हो जाएगा। मैग्नीशियम अगर आपसे पूछा जाए तो डोलोमाइट, कीसेराइट और कार्नेलाइट हो जाएगा। सोडियम के पूछेगा तो चिली साल्ट पीटर हो जाएगा, ट्रोना बोरेक्स हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। टीन के यस आपसे अगर पूछा जाता है तो केसिटेराइट हो जाएगा। लेड के पूछा जाता है तो लेड के कैलेना हो जाएगा। अगर पारा का पूछता है आयस तो सिनेबार हो जाएगा। और यूरेनियम के कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड होता है। नेक्स्ट सवाल है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम है, टीन है, तांबा है या लेड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। इसका उपयोग जो है सिरके या सस्ते आभूषण या बर्तन के पेंट में करते हैं। पित्तल में अगर आपसे पूछेगा कि कितना मिश्रण होता है तो कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। पित्तल किन किन पित्तल के मिश्र धातु कौन कौन सा है तो कॉपर और जिंक हो जाएगा। अगर कांसा का पूछा जाएगा तो कॉपर और टीन हो जाएगा, और सोल्डर का टीन और लेड हो जाएगा। और जर्मन सिल्वर का हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है, यूरिया है या मीथेन है? अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है ये यूरिया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, वोट्स अभिक्रिया किससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? एल्केन, एल्कोहल, एल्किल, क्लोराइड या ईथर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्केन। एल्केन का अगर आपसे समान सूत्र पूछा जाएगा तो एल्केन का CnH2n+2 होता है। अगर एल्किन का पूछा जाए तो CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कार्बन में हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो कार्बन में हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एल्केन किसको कहते हैं? तो तृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिरके का pH मान कितना होता है? 7 होता है, 3 होता है, 8 होता है या 1 होता है? तो सिरके का pH मान 3 होता है। उदासीन विलयन का अगर आपसे पूछा जाए तो pH मान 7 होता है, जबकि pH मान 7 से कम को अम्लीय बोलते हैं और 7 से अधिक को क्षारीय बोलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का सपोर्ट जरूरी है, तभी इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे।